हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं BPCS वर्ड 87 मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। इसमें हमारा ब्लॉक 2 के यूनिट 5 है जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है जॉब एनालिसिस। इसमें हमारे 3 टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट आपका रहेगा डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ जॉब एनालिसिस। सेकंड है यूजेस ऑफ जॉब एनालिसिस। थर्ड है मेथड्स फॉर कलेक्टिंग जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन। तो ये 3 टॉपिक है जो हमारे पूरे इस चैप्टर में कवर करते हैं। तो आज हम फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। चलो, जो हमारा पहला टॉपिक है डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस का डेफिनेशन क्या होगी और उसका नेचर क्या होगा वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा जॉब एनालिसिस के बारे में समझ लेते हैं कि जॉब एनालिसिस क्या है। जॉब एनालिसिस के वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है कि जॉब एनालाइज हमारी हेल्प करता है कि हम जॉब के बारे में समझें, हमें समझाते हैं। लाइक जिस भी हम ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो हमें वहाँ पे पहले से पता होता है कि हमें वहाँ पे हमारी कौन सी स्किल हमारे पास होनी चाहिए, कौन सा एक्सपीरियंस हमें होना चाहिए, कौन सी नॉलेज हमें होनी चाहिए, जिससे कि हम उस ऑर्गेनाइजेशन में अपना काम कर सकें। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास वो नॉलेज, वो स्किल, वो एक्सपीरियंस नहीं है तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो जॉब एनालिसिस हमारी हेल्प करता है कि हमें उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में बताता है एंड हमें बताता है कि हमें कौन सी स्किल हमारे अंदर वो होनी चाहिए जिससे कि हम उन एक्टिविटीज़ के ऊपर काम कर सकें। ठीक है, ये हमारा साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक वर्क है जो हमें सारी इंफॉर्मेशन हमें बताता है उस जॉब के बारे में। ठीक है, उसके बाद अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो मॉडी एंड नॉय 1996 में उन्होंने डिफ़ाइन किया था कि जॉब एनालिसिस एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो डिटरमाइन करता है हमारी स्किल, ड्यूटीज़ एंड नॉलेज को, जिससे कि हम ऑर्गेनाइजेशन में हम अपने जॉब से रिलेटेड परफॉर्म कर सकें। लाइक वही मीनिंग हुआ कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें बताता है कि हम जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा जॉब है, लाइक हमें जो काम करना होता है तो उसके लिए हमारे पास वो नॉलेज, वो ड्यूटीज़ जो हमें करनी होती है, जो हमारी स्किल है, एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम एक उस काम को अच्छे से कर सकें। अगर वो नहीं होता है तो हम काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था डेफिनेशन। इसके टर्म को हम 2 टर्म्स में मतलब बांट सकते हैं। पहला जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब कि आपके उस काम को करने की जो एक्टिविटीज़ है उसको कैसे कर, मतलब ये डिनोट करता है कि आप जो एक्टिविटीज़ है वो आप कैसे कर रहे हो, कैसे किया जा सकता है। ठीक है, जॉब स्पेसिफिकेशन में कि आपके पास वो स्किल, वो एक्सपीरियंस है या नहीं है। मतलब एक स्पेसिफिक होता है ना कि इस काम को करने के लिए हमारे पास वो स्पेसिफिक स्किल्स होनी चाहिए, वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो रिक्वायर्ड करता है कि ये चीज़ है या नहीं है। ठीक है, तो उसके नेचर्स लाइक थोड़ा सा हम देखते हैं कि पहला पॉइंट आपको बताता है कि वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज़, मतलब कि आपका जो एक्चुअल में जो उस जॉब के लिए हमें जो एक्टिविटीज़ चाहिए होती है, क्या हम वो काम कर सकते हैं। जैसे मार्केटिंग प्रोडक्ट्स का हो गया, मार्केटिंग करना। अब कई ऐसे लोग होते हैं जिनको मार्केटिंग करना बहुत अच्छा लगता है तो वो बहुत ईज़िली उसमें काम कर लेते हैं, और कुछ को नहीं होता है। तो एक्चुअल में जो एक्टिविटी हमें चाहिए होती है, क्या वो आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। सेकंड आता है ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर डिनोट करता है कि उस जॉब के अंदर जो परफॉर्म करने के लिए जो रिक्वायर्ड होता है आपका बिहेवियर, क्या आप वो परफॉर्म कर पाते हो। मतलब जो एक्चुअल में उनको जिस तरीके का बिहेवियर चाहिए होता है वो। फिर आता है मशीन, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। ये हमारे पूरा का पूरा ये तीनों चीज़ें हमारी प्रोवाइड करती है कि जो जॉब का जो नेचर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर आता है कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड डिनोट करता है कि आपकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी
रिलेट करता है आपकी एक्टिविटीज़ पे, मतलब आप जो एक्टिविटीज़ कर रहे हो वो किस लेवल की क्वालिटी पे है, किस लेवल की क्वांटिटी पे है, तो वो रिलेट करता है। फिफ्थ आता है कि इस जॉब्स के कंटेस्ट में आप किस तरीके का आप वर्क इन आपका कंडीशन है, कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ शेड्यूल्स होते हैं, क्या वो सारे मतलब वो सारे हमारे इस जॉब के कंटेस्ट के अंदर आते हैं। कि आपका जो काम करने की कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ शेड्यूल्स बनाए जाते हैं, उन के अंदर अगर आप काम कर पाते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। ह्यूमन रिक्रूटमेंट में हमें पता है कि मेनली इसमें सबसे ज़्यादा स्किल पे फोकस किया जाता है, एक्सपर्टाइज होती है, नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड ट्रेन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे इस जॉब में ज़रूरत होती है। तो हम ह्यूमन रिक्रूटमेंट में भी ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो ये 6 पॉइंट्स थे जो हमें बताते हैं कि इस जॉब एनालिसिस के अंदर ये 6 पॉइंट्स हमारे आते हैं। अलग अलग चीज़ें लाइक हर चीज़, जैसे ह्यूमन रिक्रूटमेंट हो गया, जॉब के कंटेस्ट में हो गया, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हो गए एंड मशीन्स, टूल्स, ये सब चीज़ें भी ज़रूरी होती है। ह्यूमन बिहेवियर भी उतना ही इन्वॉल्व होता है, वर्क काम करने की एक्टिविटीज़ भी उतना ही इन्वॉल्व होता है। तो ये सारे किस तरीके से डिनोट करते हैं वो सारी चीज़ें हमें बताई गई है। उसके बाद आता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर और इंडस्ट्रीज़ का क्या है ना, ये सारे एक साथ लाइक मतलब सारी चीज़ों को कलेक्ट करके एक अलग अलग टाइप में इंफॉर्मेशन देते हैं जॉब एनालिसिस के लिए। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, जॉब कंटेस्ट हो गया, ह्यूमन रिक्रूटमेंट हो गया, ह्यूमन बिहेवियर हो गया, जॉब एक्शन हो गया, इक्विपमेंट्स, मशीन, टूल्स एंड वर्किंग एड्स हो गए, परफॉर्मेंस कैटेगरी हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी क्लियर कर लिए, जो अभी पीछे के हमने 6 पॉइंट्स किए थे। ठीक है, मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाइक अलग अलग टाइप में डिवाइड कर दिया कि हम जॉब एनालिसिस को कैसे हम समझ सकते हैं। ये इन 6 पॉइंट्स में अलग अलग कहते हैं कि एक चीज़ को समझने के लिए हम अलग अलग चीज़ों में बांट देते हैं, वैसे ही इनको 6 पॉइंट्स में बांट दिए हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं यूजेस ऑफ जॉब एनालिसिस। तो सबसे पहला पॉइंट आता है एम्प्लॉय सिलेक्शन। तो एम्प्लॉयज़ के सिलेक्शन के लिए हम बहुत सारे इंटरव्यू मतलब लाइक हम इंटरव्यू सेलेक्ट करते हैं और कोई वो टेस्ट वगैरह लेते हैं, एग्ज़ाम्स लेते हैं, लाइक वो सब जो कैटेगरियाँ हम डिज़ाइन करते हैं उनको फुलफ़िल जब वो कैंडिडेट कर देते हैं, तो उसके बाद हम उनको उस जॉब के लिए हम सेलेक्ट करते हैं। क्योंकि जॉब के रिक्रूटमेंट के लिए हमारे पास वो स्किल होनी चाहिए, वो एक्सपीरियंस, वो नॉलेज, वो ड्यूटीज़, लाइक वो आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप उस जॉब को फुलफ़िल कर सको, उस जॉब के लिए कैपेबल हो या नहीं हो। तो उसके लिए बहुत सारी सिलेक्शन प्रोसेस बनाए जाते हैं, तो वो हमें कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है, सेकंड आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। वो डिपेंड होता है कि आपका जो काम करने की जो रिक्रूटमेंट है या फिर आपके कैपेसिटी बिल्ड प्रोग्राम के लिए हो गया या स्किल अपडेट के लिए स्ट्रेटजीज हो गई, ये सारे प्लान किए जाते हैं कि हमें किस इन मतलब सब चीज़ों के लिए जो हम रिक्रूटमेंट निकालते हैं वो डिपेंड मतलब हमारे काम के ऊपर होता है कि हमें ट्रेनिंग या फिर डेवलपमेंट की हमें ज़रूरत है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम जैसे जैसे काम करते आते हैं और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होने लग जाती है। तो टाइम के साथ चेंजेस होते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ कुछ ट्रेनिंग वगैरह या फिर ऐसे प्रोग्राम सेटअप करने होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो उसमें मतलब लोग जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करें और उनकी स्किल को हम अपडेट कर सकें। ठीक है, उसके बाद आता है जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन मीन्स मतलब इसमें हमारी जॉब एनालिसिस लाइक वो होता है कि रिटन रिपोर्ट, कि हम अलग अलग मेथड्स यूज़ करें एंड हम डिसाइड करें, ड्यूटीज़ एक दूसरे को बांट दें ताकि पता चले कि हाँ इसकी अगर ये स्किल में अच्छा है तो हम इसको ये ड्यूटीज़ दे सकते हैं, रिपोर्टिंग करना या फिर रिटन टेस्ट के लिए जैसे होता है ना कि रिटन में हम चीज़ें किसी को लिखना पसंद होता है तो उसको हम रिटन का वर्क दे सकते हैं। मतलब हम डिसाइड करते हैं, उनको ड्यूटीज़ डिवाइड कर देते हैं। वैसे फोर्थ पॉइंट आता है जॉब क्लासिफिकेशन।
जॉब क्लासिफिकेशन का मीन्स होता है कि हम जॉब को क्लासिफाई कर देते हैं, अलग अलग लोगों को ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड कर देते हैं, जैसे ग्रुप्स में हो गया, टीम्स में हो गया, ऐसे हम उनको ड्यूटीज़ प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि हमने इन दोनों को सेम ड्यूटी दिया है, तो हम उन दोनों को एक ग्रुप में बांध देते हैं कि हाँ तुम दोनों एक ही ग्रुप में काम करोगे साथ में मिलके, ठीक है। तो ऐसे हम उनको ड्यूटीज़ एंड उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डिवाइड कर देते हैं। जॉब एवल्यूशन का मीन्स मतलब कि हम लोगों के जो टास्क होते हैं उसमें हम उनको सिमिलर होता है ना कि हम उनको सेम पे करते हैं। तो वही हमें ना जो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर होते हैं वो एक सैलरी फिक्सिंग कर देते हैं कि इन सबको जो सैलरी मिलेगी वो इतनी मिलेगी। होता है ना कि हम जब भी हम कोई भी किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते तो वो ऑलरेडी वहाँ पे उन्होंने मेंशन कर रखा होता है कि हमें इस पोस्ट के लिए आपको ये सैलरी मिलेगी, इसके लिए ये मिलेगी, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव, मतलब सबकी जो सैलरी होती है वो फिक्स कर दी जाती है, ठीक है। फिर आता है परफॉर्मेंस अप्रेशल। परफॉर्मेंस अप्रेशल मीन्स आपका जो एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, अपना एक जो परफॉर्मेंस होता है ना वो सबका एक फिक्स कर देता है। तो उसके बाद क्या होता है ना कि और फिर जो एम्प्लॉय अपना काम करता है मतलब डेली का, तो उनकी जो एक्चुअल में जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए और जो उन्होंने काम किया है, तो उन दोनों का कंपैरिजन करके उनकी रियल जो परफॉर्मेंस होती है उसको हम रखते हैं कि हाँ इन्होंने ये कैटेगरी है इनका और ये इतना ही वर्क कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो उस कैटेगरी को ये फुलफ़िल करते हैं। डिस्कवरिंग अनअसाइंड ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसमें क्या है ना कि जो अनअसाइंड ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको एनालाइज करने में हमारी हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस। ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस में क्या है ना कि हम टाइम के साथ ड्यूटीज़ और जॉब एनालाइज करते हैं ताकि हमें पता चले कि ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉब्लम्स है, जो अनसर्टेन प्रॉब्लम्स आती हैं उनको लेके हम अवेयर हो जाए कि हाँ ये प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उनको हम ठीक कर सकें। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो एनालाइज भी है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। फिर आता है जॉब डिज़ाइन। जॉब डिज़ाइन जो है ना वो डिवीज़न करता है जॉब टास्क में। होता ना कि एम्प्लॉय जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, क्या काम किया जा रहा है, वो सारी चीज़ों को हम डिवाइड कर देते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो उसी के हम जॉब डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कौन कैसे काम कर रहा है, क्यों कर रहा है और किस लिए कर रहा है। ये सारी कैटेगरियों को हम अलग अलग बांट देते हैं और फिर हम उसको मतलब एनालाइज करते हैं कि हाँ कैसे काम चल रहा है। उसके बाद आता है ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग। जॉब एनालाइज प्रोवाइड करता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज जो प्लानिंग है वो जॉब एनालाइज ही प्रोवाइड करता है, क्योंकि हम एक सूटेबल सिलेक्शन करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको हम अच्छे से सेलेक्ट करके और अपने ऑर्गेनाइजेशन में हम उनको लेके आते हैं ताकि वो हम उनको ही सिलेक्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बेटर होगा उसी को हम सेलेक्ट करते हैं, जिससे हमें पता होगा कि हाँ इसके पास हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत सारी नॉलेज है और आगे चल के ये हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिला सका है, तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे। फिर आगे वर्किंग कंडीशन। जॉब एनालाइज हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, जैसे अनहेल्दी, रिस्क, हज़ार्ड, ये सारे कैटेगरियाँ जो होती है, कंडीशंस होते हैं, एनवायरनमेंट कंडीशन, ये सारी चीज़ें हमें जॉब एनालाइज ही प्रोवाइड करता है। अलग अलग जैसे जॉब के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो वो उनके चीज़ों को हम जब एनालाइज करते हैं तो वो हमें सारी चीज़ें बताता है कि अनहेल्दी चीज़ें तो नहीं है, रिस्क नहीं है, हज़ार्ड एनवायरमेंटल कंडीशन तो अच्छा है ना वहाँ का, तो वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो ये था हमारा सेकंड टॉपिक, जिसमें हमारे 11 पॉइंट्स आते हैं, जिसमें हमें जॉब एनालिसिस के यूज़ बताए गए हैं कि इसको हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है मेथड फॉर कलेक्टिंग जॉब एनालिसिस। तो इसके मेथड्स क्या क्या हैं? तो फर्स्ट हमारा आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन हमारा सबसे पहला फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है जो हमें प्रोवाइड करता है जब भी हम कुछ भी काम करते हैं, जो भी काम होता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें हम ऑब्ज़र्व करते हैं, उनकी ड्यूटीज़ देखते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हम कुछ और काम करते हैं, लाइक उसके आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मतलब ऑब्जर्वेंट ये नहीं है कि सिर्फ आप एक ऑब्ज़र्व कर रहे हो, नहीं, ऑब्ज़र्व करने के बाद क्या होता है ना कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कुछ थिंकिंग स्किल हम इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। ये जो मेथड है ना, ये रिक्वायर्ड है कि हम जो बहुत सारी ऐसी जॉब होती है जिसमें ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट हर एक रेंज होता है ना कि हाँ इस एक्टिविटीज़ को हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, तो उसके लिए ये बेटर होता है, लेकिन हर जॉब के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। सेकंड आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू एक वो होता है ना कि हम इसको कभी भी मतलब हम ओपन करके लाइक लोगों से बात कर सकते हैं कि आपने ये कैसे ये जॉब मतलब फ़ेस टू फेस रह के हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, उसके एक्सप्रेशंस, उसके जो बॉडी मूवमेंट्स हैं, लाइक उसके फेस के भी एक्सप्रेशन, उसके बॉडी बिहेवियर, लाइक हम उसके हर चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं एंड उससे हमें और बहुत सारी चीज़ें पता चलती है जो वो जब वो बोल रहा होता है तो वो उससे हमें नहीं पता, मतलब बोल के हमें पता चलता है, लाइक काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती है, बट एक इंसान जब हमारे सामने है और वो बोल रहा है तो उसके जो बॉडी बिहेवियर जो होता है ना कि वो कैसे बोल रहा है, कैसे देख रहा है, फेस जो फेस का एक्सप्रेशंस होता है, वो सारी चीज़ें हमें पता चलती है, तो उससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चलती है। तो ये सारी चीज़ें होते हैं, हम इसमें ना ये ना मतलब इंफॉर्मेशन का ना एक सोर्स है, कई बार बाइस्ड भी हो जाता है, बट ये है कि इंटरव्यू के टाइम पे ना बहुत सारे चीज़ें हमें इंफॉर्मेशन पता चलती है। इसका एक ड्रॉबैक भी है, जब हम जॉब एनालिसिस के टाइम पे हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन को मिस कर देते हैं, स्पेशली तब जब हमें ऑटोमेटिकली लाइक एक इंफॉर्मेशन लाइक हमें डिफ़िकल्टी होती है कि हम कोई टास्क को कंप्लीट करें, तो वो एकदम से हमारे लिए बहुत इंफॉर्मेशंस नहीं मिलता है, ठीक है। तो उसके बाद आता है थर्ड हमारा सर्वे। सर्वे का मतलब क्या हो गया ना कि हम जॉब एनालिसिस में ना कई बार हम पेपर पेंसिल क्वेश्चंस भी करते हैं जो एम्प्लॉयज़ को कंप्लीट करना होता है और उनको फिर रिटर्न करना होता है, तो उससे हमें ना जॉब उनके बारे में पता चलता है। जब जैसे कि हम इस मेथड को है ना इंटरव्यू मेथड के थ्रू भी देख सकते हैं। इसके क्या बोलते हैं इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। पहला होता है अलाउ फॉर अ लार्ज कलेक्शन ऑफ डाटा। इसमें हमें बहुत सारी डाटाज़ मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हमें मिलती हैं। सेकंड होता है ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होता है और ये बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग भी होता है, ठीक है। उसके बाद आता है जॉब डायरी। अब जॉब डायरीज़ का मतलब क्या होता है ना कि ये नहीं है कि आप जैसे हम डायरीज़ लिखते हैं खुद के बारे में, हम ओवरऑल अपने दिन के बारे में लिखते हैं, यहाँ पे है इसका मतलब ये है जॉब डायरी मतलब आप जॉब की जो रूटीन होती है डेली आपने कितना काम किया, आप सेल्फ रिकॉर्डिंग कर रहे हो। मतलब इसका क्या है ना कि हमें हर मिनट हावर टू हावर डे टू डे हमें एम्प्लॉयज़ के काम के बारे में हमें डिटेल्स पता चलती है। ये बहुत अच्छा है, बट कई बार हमने कुछ जॉब के लिए हमने देखा है, ऑब्ज़र्व किया कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्टीज़ किस चीज़ पे होती है कि इसमें एक्स्ट्रा टाइम हमें देना पड़ता है, क्योंकि हम अगर नोटबुक में हम लिख रहे हैं तो हमें उसके लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, लाइक 1 घंटा या आधा घंटा 15-20 मिनट मतलब एक्स्ट्रा टाइम जाता है इसमें। और इसमें कई बार है ना कुछ इन्फॉर्मेशन क्लैरिटी नहीं मिलती है कि क्योंकि सब अपने तरीके से लिखते हैं ना, सेल्फ लिख रहे होते हैं, तो उसको जो वो लिख रहा होगा उसको खुद को पता चलेगा कि उसने क्या लिखा है, एग्जैक्ट उसको मीनिंग पता होगा। अगर दूसरा कोई आगे पढ़ रहा है तो उसको वो इतना डिटेल में नहीं पता चलेगा, ठीक है। और थर्ड आता है कि इसमें कुछ बार जो एम्प्लॉयज़ का जो लेवल होता है वो कुछ डिफरेंट हो जाता है लिटरेसी में।
ठीक है। और इसमें हमें बहुत सारे मतलब हम जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है उसको एनालाइज़ करने में, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें लिखता है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ लिखेंगे तो हमें सबको पढ़ने में एंड उसको एनालाइज़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 5th पॉइंट, पार्टिसिपेशन। अब बहुत सारे लाइक जॉब एनालिसिस में ये होता है ना कि हम स्पेसिफिक जॉब या फिर जॉब एक्टिविटीज़ के लिए हम कई बार कैसे काम करें, किस तरीके से बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कुछ पार्टिसिपेशन कर सकते हैं लोगों के साथ। लाइक पार्टिसिपेट, कंपटीशन होता है तो हम पार्टिसिपेट करते हैं उसको काम को और अच्छे से समझने के लिए। कुछ जैसे होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ कैंपेन्स वगैरह लाइक कुछ ना कुछ चलता रहता है तो उनमें हम कई बार पार्टिसिपेट कर लेते हैं ताकि हमें ऑर्गेनाइजेशन के काम के लिए हमें और अच्छे से समझ में आए, उसको और अच्छे से एनालाइज कर सके। तो वो सारी चीज़ें होती है इसमें। इसका जो फ़ायदा होता है उसमें ये होता है कि आपको हैंड ऑन नॉलेज मिल जाती है, कैसे काम करना है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से दूसरों के काम के साथ रिलेट करना है, वो हमें पता चलता है। और इसके नुकसान क्या क्या होंगे कि हमें इसमें जो मेथड है ये सिर्फ जॉब के लिए नहीं होता, ये हाई डिग्री प्रोफेशनल टेक्निकल स्किल्स प्रोफेशनल्स ये सब चीज़ों के लिए भी होता है। ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है एग्जिटिंग डाटा। अब एग्जिटिंग डाटा का क्या है ना कि जब भी हम कोई ऑर्गेनाइजेशन लाइक स्टैब्लिश करते हैं, स्टार्टअप करते हैं कंपनी में, तो हम कई बार है ना कुछ डाटाज़, कुछ रिपोर्ट्स होते हैं हम वो पहले से हम रखते हैं, क्योंकि हम उनको पहले एनालाइज करते हैं कि इस जॉब एनालिसिस का मतलब होता है, जॉब एनालिसिस का मतलब ही होता है कि हम एनालाइज करते हैं। हम कुछ जब भी कोई भी सेटअप करता है या कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्टेब्लिश करता है तो वो जो प्रीवियस जॉब रिपोर्ट होती है उनको एनालाइज करता है, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस देखता है, मार्कशीट देखता है, डॉट ऑफ फाइनेंस चेक करता है, लाइक वो हर एक चीज़ एनालाइज करता है। रिक्रूटमेंट लाइक जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसको देखता है, एम्प्लॉयज़ का बैकग्राउंड, मतलब हर एक चीज़ वो चेक करता है। तब जाके हम एक कंपनी या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन हम सेटअप करते हैं। क्योंकि हमें हमेशा जो एग्जिटिंग डाटा है वो हमें एक एग्जैक्ट कंफर्म लाइक वो नहीं बताता है कि हाँ ये सारी चीज़ें ठीक है उस जॉब के लिए, बट हमें ओवरऑल एक डाटा मिल जाता है जिससे कि हम एक नई चीज़ें लेके आ सके और नए सारे काम करने के एक हमें आइडिया मिल जाता है। लाइक एक्चुअल में जो हमें काम करना चाहिए, किस तरीके से असाइन करना चाहिए, एक मतलब वो सारी चीज़ें मिल जाती है हमें। कौन कौन से न्यू टेक्नोलॉजी लेके आनी चाहिए, किस तरीके का प्रोसेस होना चाहिए जॉब का, वो सब चीज़ें हमें एग्जिटिंग डाटा के थ्रू हमें मिल जाती है। जब हम एनालाइज वगैरह करते हैं, रिपोर्ट्स चेक करते हैं, परफॉर्मेंस चेक करते हैं, वो सब चीज़ें हमें मिल जाती हैं। ठीक है। तो ये था हमारा आज का ओवरऑल चैप्टर। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।